देखिए मेरा प्यारा बच्चा, हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ लिया था। उनमें से कार्बोहाइड्रेट वाला जो पोर्शन था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते थे, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते थे जो एनर्जी का देने का काम करते थे। बायोमॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन बनाए रखने के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, कई सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल होते हैं, उनको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल। जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल भी होते हैं, काफी बिगर मॉलिक्यूल होते हैं। उन बायोमॉलिक्यूल में से कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए थे जो कि एनर्जी थे, स्टोरेज का काम करते थे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ये सब कुछ कहानियां खत्म होने के बाद आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और भी दो इंटरेस्टिंग बायोमॉलिक्यूल, जिनमें से एक आता है अमीनो एसिड और एक दूसरा आता है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हेडिंग क्या है मेरा प्यारा बच्चा, दैट इज अमीनो एसिड। सर अमीनो एसिड हम क्यों पढ़ रहे हैं? अभी जब आप आगे चल के पढ़ोगे तो देखोगे कि जो प्रोटीन बनता है वो अमीनो अमीनो एसिड से ही बनता है। तो सबसे पहले अमीनो एसिड को पढ़ना थोड़ा जरूरी भी हो जाता है। अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज अमीनो एंड द सेकंड वन इज एसिड। तो एसिड है, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, COH ग्रुप होगा। और अमीनो का मतलब यहाँ इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। जनरली कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसको अमीनो बोलते हैं। तो अमीनो एसिड में आपको मालूम है कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं। कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इसके साथ साथ अमीनो एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। उन्हें हम जानते हैं किस नाम से, अमीनो एसिड के नाम से। टोटल 20 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो प्रोटीन बनाने में रोल निभाते हैं। प्रोटीन के फॉर्मेशन में 20 अमीनो एसिड का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यहां पर ज्यादातर जो बात की जाएगी वो बात की जाएगी अल्फा अमीनो एसिड के बारे में। सर इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज मीन बाय अल्फा अमीनो एसिड? तो नाम से समझ लीजिए कि अमीनो एसिड तो है वो, अमीनो एसिड का मतलब वो COOH है। ठीक, इसके जस्ट अल्फा पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन का मतलब आप जस्ट बगल वाला कार्बन, सो हम इस कार्बन को अल्फा बोल सकते हैं। अगर अल्फा पोजीशन पे NH2 प्रेजेंट है, और सर ये R का क्या मतलब है, R का मतलब ये अमीनो एसिड कितना भी बड़ा हो सकता है। कितना भी बड़ा हो जाने का मतलब यहाँ पर मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, और बिगर कार्बन चेन हो सकती है। फिलहाल अगर तुम देखो तो ये अगर COH है तो इसके अल्फा कार्बन पे, जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, अमीन, अमीन ग्रुप। और आपको मालूम है कि IUPAC में मैंने एक बात सिखाई थी कि यहाँ पर प्रियोरिटी ऑर्डर फॉलो होता है। तो प्रियोरिटी ऑर्डर के तौर पे हम इसको अमीन नहीं पढ़ेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट के ट्रीट करते समय इसको हम नाम क्या देंगे, अमीनो नाम देंगे। इसीलिए इसका नाम देखो क्या पड़ गया, अमीनो एसिड नाम पड़ गया। एक बेसिक आइडिया लग गया कि अमीनो एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता होगा और अमीनो ग्रुप होता होगा, अमीन ग्रुप होता होगा। ऐसे मॉलिक्यूल को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नाम से पता चलता है एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब जरूरी, जरूरी का मतलब जो तुम्हें बाहर से इनटेक करने की जरूरत पड़ती है। एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं विच डू नॉट प्रोड्यूस, विच डू नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी, इन द बॉडी, जो बॉडी में अपने आप नहीं बनते हैं, इन्हें आपको बाहर से इनटेक करने की जरूरत पड़ेगी। देयर इज अ नीड, जो कि जरूरत होते हैं, देयर इज अ नीड टू टेक, देयर इज अ नीड टू इनटेक, इनको इनटेक करने की जरूरत पड़ती है फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि कुछ भैया अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल का मतलब वो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इनको हमें बाहर से इनटेक करने की जरूरत पड़ती है, जो फूड की फॉर्म में, एक्सटर्नल फैक्टर की फॉर्म में हम लेते हैं, उनको बोलते हैं एसेंशियल। याद रखना पड़ेगा, एसेंशियल का मतलब ही होता है जरूरी, मतलब जो जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, बॉडी में अपने आप नहीं बनते हैं। जो बॉडी में खुद ही बन जाते हैं उनकी क्या जरूरत, वो तो फिर हम बाहर से, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको लेते ही नहीं। जो हमारी बॉडी में बन जाए, एक तरीके से वो हो गया ना घर की मुर्गी दाल बराबर, घर वालों को हम कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। तो जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बन जाए तो वो एसेंशियल थोड़ी कहलाएंगे, वो तो नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में आएंगे। जो नहीं बनते हैं बॉडी के अंदर वो है एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं ये ऐसे अमीनो एसिड होते हैं विच आर प्रिपेयर्ड, जो मेरा प्यारा बच्चा क्या हो जाते हैं, प्रिपेयर्ड इन द बॉडी, जो बॉडी में अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं। नो नीड टू इनटेक, कोई भी जरूरत नहीं है उनको बाहर से लेने की। नो नीड टू इनटेक फ्रॉम आउटसाइड, उन्हें बाहर से लेने की कोई उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वो बॉडी में ही सफिशिएंट अमाउंट में बन जाते हैं।
तो बहुत शुरुआत जो है वो बहुत शानदार तरीके से और सिंपल वे में शुरू की गई है। अमीनो एसिड नाम से पता चला कि ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर अमीन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होता है, उनको अमीनो एसिड बोलते हैं। दो तरीके के अमीनो एसिड हो गए, यहाँ पर अल्फा अमीनो एसिड होता है, मतलब एसिड के अल्फा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो। दो तरीके के होते हैं अमीनो एसिड, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो होते हैं जो बॉडी में बनते नहीं हैं, जिनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल को बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बॉडी में बन जाते हैं। अब हम चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहां पर चीजें को ध्यान सुनिए। अमीनो एसिड जो होते हैं इनको कई तरीके से बांटा गया। कौन कौन से तरीके से बांटा गया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कई जगह पर बोला गया इन्हें न्यूट्रल अमीनो एसिड। अच्छा सर, न्यूट्रल अमीनो एसिड किसको बोलेंगे? अच्छा, अमीन ग्रुप जो होता है, एक बात मेरा बच्चा ध्यान सुन जरा। अगर हमने यहां पर एक अमीन ग्रुप लगाया, ये हमने लगा दिया अमीन ग्रुप, इधर हमने लगा दिया सीओएच ग्रुप। सीओएच ग्रुप जो होता है दिस इज एसिडिक इन नेचर। ये किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का। क्यों एसिडिक नेचर का? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो H+ लूज कर सकता है। ये H+ लूज करेगा क्योंकि पोलर OH बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी है। पोलैरिटी होने के कारण ये H+ लूज कर सकता है, इसलिए जो कार्बोक्सिलिक हिस्सा होता है वो एसिडिक होता है। वहीं पे जो अमीन ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो आपने पढ़ा है क्लास 11 में, जिनके पास लोन पेयर होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। वो एक तरीके से कैसा काम करते हैं? लुईस बेस का काम करते हैं। तो नॉर्मली अगर एसिड और अमीन के नंबर जो हैं वो इक्वल हैं, तब तो वो न्यूट्रल रहेगा। मतलब वही लिखा है कि ऐसे अमीनो एसिड, ऐसे का मतलब जैसे एग्जांपल भी लिखा है, जैसे ग्लाइसिन हो गया, वैलिन हो गया। ग्लाइसिन और वैलिन जो होते हैं, अब एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे। अब ग्लाइसिन और वैलिन जो हो गए, इनके अंदर क्या होता है? अमीन और सीओएच के जो ग्रुप होते हैं ये इक्वल नंबर के होते हैं। अगर कोई भी अमीनो एसिड ऐसा हो जिसमें NH2 और CH के नंबर इक्वल होते हैं, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ऐसे को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल अमीनो एसिड। वहीं पे अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि अगर अमीन ग्रुप जो हो वो मेरा बच्चा कम हो और एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो, जैसे CH ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक अमीनो एसिड। जैसे तुम एग्जांपल देख लो, एस्पार्टिक हो गया, ग्लूमेटिक हो गया, ये ग्लूटामिक हो गया, एस्पार्टिक हो गया। इनमें सब में NH2 कितना होता है? एक होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कितने होते हैं? दो होते हैं। तो एक अमीन एक CO से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल तो वो एसिडिक हो जाएगा। लास्ट वन देख लो, कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर अमीन ग्रुप ज्यादा होते हैं, जैसे लाइसिन हो गया, हिस्टाडाइन हो गया। इनके अंदर अगर तुम देखो मेरा बच्चा, तो अमीन ग्रुप ज्यादा है, एसिडिक ग्रुप कम है, तो वो किस नेचर के होंगे? वो बेसिक अमीनो एसिड कहलाएंगे। मतलब एक सिंपल सी भाषा में हम अमीनो एसिड को कितने NH2 और कितने COH प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, उस बेसिस पे उसको तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, और हम बांट सकते हैं बेसिक अमीनो एसिड। अगर COH के नंबर NH2 के नंबर सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। और अगर मेरा प्यारा बच्चा हम यहाँ पर ये बोले कि नहीं, ये जो एसिडिक ग्रुप है वो ज्यादा है अमीन से, तो COH ग्रुप ज्यादा है अमीन से तो एसिडिक, NH2 ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक अमीनो एसिड। तो सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल कठिन नहीं है। बस यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल दिमाग में बैठा के रखोगे तो तैयार हो जाएगा। अब शुरुआत होती है यहाँ पर कि क्या है इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इनके बारे में हमें पहचानना हो, कौन एसेंशियल है कौन नॉन एसेंशियल है। तो देखो, अगर तुम 98% के लिए जा रहे हो, 98% की तैयारी के लिए जा रहे हो, तो कोई एक याद कर लो, एसेंशियल याद कर लो, नॉन एसेंशियल छोड़ दो। क्यों? क्योंकि एसेंशियल अगर तुमने याद कर लिए हैं, 20 में से 10 एसेंशियल होते हैं, अगर तुमने एसेंशियल याद कर लिए तो जो नहीं याद किया वो नॉन एसेंशियल हो जाएगा। ठीक, लेकिन 100% के लिए जा रहे हो तो दोनों को याद करना पड़ेगा। क्या भरोसा, माना जैसे खासकर IIT वालों की बात कर लूं मैं, क्योंकि नीट में तो क्या होता है? सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ज्यादा ऑप्शन वाला सिंगल बना के भी दिया जा सकता है, जैसे डी ऑप्शन दे दे BNC बोथ ऐसे करके। तो माना एक ऑप्शन दे दे और कहे इनमें से पहचानो कौन कौन नॉन एसेंशियल है, और पता चला उसमें 2 नॉन एसेंशियल हो या 3 नॉन एसेंशियल हो, या मतलब कुछ भी ऐसा ग्रुप बना दे वैसे, लेकिन इतनी कोई खास प्रॉब्लम फंसेगी नहीं। सिंपल सी भाषा में इतना याद रखो, अगर एसेंशियल याद कर लिए, जो नहीं याद है वो नॉन एसेंशियल हो गए। अब यहां पर समझो, देखो एक चीज समझो प्यारा बेटा, इनके नाम हम कैसे याद करें? तो इनके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आप कोई भी पैटर्न बना लो, हम तो एक बहुत बेकार सा साउथ का एक पैटर्न बनाते थे। साउथ में एक वर्ड ऐसे हम यूज करते थे, अहिलम, ऐसे करके यूज करते थे, अहिलम पट्टो करके हम ऐसे यूज करते थे, उससे हमें याद हो जाता था। ठीक है, मैंने अपने टाइम में इसको ऐसे याद किया था, आप अपने अकॉर्डिंग इसके कोई पैटर्न बनाइए। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ जिससे आपको प्रॉपर वे में थोड़ा दिखे, जिससे सारा डिस्प्ले प्रॉपर दिखे। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, देखिए मेरी बात ध्यान से। अब हमने, मेरा प्यारा बच्चा बोला क्या कि हमने आपसे ये कहा कि यहाँ पर अहिलम पट्टो करके हम वर्ड यूज करते थे।
अहिलम पट्टो का मतलब जैसे आ का मतलब अर्जिनाइन हो गया, हिस्टाडाइन हो गया, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, मिथिनोमाइन हो गया, ये फिनाइलेलाइन हो गया, ये ट्राइप्टोफेन हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर यह थीरियोनाइन हो गया, वैलिन हो गया। इसी ल्यूसिन से एक एक्स्ट्रा, ये 9 है टोटल, ल्यूसिन से एक और निकाल लो, उसको बोलते हैं आइसोल्यूसिन। इसमें साथ लिखा है, देखिए इसमें ल्यूसिन से एक और निकाल लो, दैट इज आइसोल्यूसिन। तो देखो टोटल 10 हो गए। तो वो दैट इज डिपेंड ऑन यू, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको याद कैसे करते हो। अगर सही से याद करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। अभी मैंने बताया एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, जिन्हें बाहर से इनटेक करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें से अर्जिनाइन, हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ये लाइसिन, मिथियोनाइन, फिनेलानाइन, थ्रियोनाइन, ट्राइप्टोफैन, वैलिन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये कीवर्ड भी याद है ना, आराम से पकड़ में आ जाएंगे। और ये कोई इतना बहुत कठिन हिस्सा नहीं होता है। देखिए केवल प्रैक्टिस पे बात होता है, कंपटीशन के क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, और ये कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये हो जाएगा अर्जिनाइन, ये हो जाएगा हिस्टाडाइन, ये हो जाएगा आपका ल्यूसिन, ये हो जाएगा आपका लाइसिन, ये हो जाएगा मिथियोनाइन, ये हो जाएगा फिनाइलेलाइन, ये हो जाएगा आपका थीरियोनाइन, एक याद कर लो, इसे याद कर लो ट्राइप्टोफेन, और इसे वैलिन याद कर लो। नाम पूरे पूरे प्रॉपर लिखे हुए, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही। और अगर नॉन एसेंशियल है, अब देखो माना तुम्हारे सामने कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, तुमने एसेंशियल याद कर लिए, और जो नहीं याद है वो अपने आप नॉन एसेंशियल हो जाएगा, उसमें पहचानने की क्या जरूरत है। लेकिन कोई पूछ ही ले ऐसा क्वेश्चन कि तुम 2-3 नॉन एसेंशियल का नाम लिख के बताओ, तो नाम लिख के बताने पड़ेंगे। इसीलिए हम कहते हैं ना, जो कोई 100 मार्क्स के लिए अगर जा रहा है और कोई क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करे, तो आप नॉन एसेंशियल को भी याद कर लो। नॉन एसेंशियल को याद करने के लिए क्या है, जिनको डाइट में रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जरूरी है बॉडी में बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं, इनको याद ऐसे कर सकते हो, यस, कांग्रेस, क्वीन, पोक, एनडीए, गवर्नमेंट, आप ऐसे याद कर सकते हो। इसमें सारे इनके पैटर्न जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ग्लूटोमेक ऐसे करके सब बन जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पैटर्न देखने की कोशिश करना, बन जाएंगे, बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो वैसे भी नॉन एसेंशियल तो मैं वैसे ही बच्चों से बोलता हूँ याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आप एसेंशियल याद करिए, जो नहीं याद किए हैं दैट विल बी द नॉन एसेंशियल। फिर मैं बात करता हूँ अमीनो एसिड क्या होते हैं। अमीनो एसिड वो ग्रुप होते हैं जिनमें अमीन हो और एसिडिक ग्रुप हो। 2 होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, जो जरूरी है, जिनको बाहर से लेना पड़ता है, बॉडी में नहीं बनते हैं, एसेंशियल, जो बॉडी में बन जाते हैं, दैट इज नॉन एसेंशियल। CH और NH2 के नंबर अगर सेम है तो न्यूट्रल, अगर CH के ज्यादा है तो एसिडिक, NH2 के नंबर ज्यादा है तो बेसिक अमीनो एसिड। एसेंशियल के 10 एग्जांपल होते हैं, तो एसेंशियल के 10 ही नॉन एसेंशियल के होते हैं, और 20 से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। यहां पर देखो प्यारा बेटा कि ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी तरीके से वो जनरली छोटे वाले जो कार्बोक्सिल होते हैं, मिथेनोइक, इथेनोइक, उनके तरीके से लिक्विड में हो, अमीनो ग्रुप के तरीके से ना, ये जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, मतलब ये पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। और सॉल्युबल की बात ही क्या बेटा, खुद देखो, एक तो पोलर CH प्रेजेंट है, प्लस NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, आराम से धड़ाधड़ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, इतने बढ़िया तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। तो पानी में तो सॉल्युबल का तो कोई डाउट था ही नहीं। अमीनो एसिड गुड वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। अमीनो एसिड आपस में ही जुड़े होते हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फोर्स अभी देखोगे आगे चल के। तो अमीनो एसिड जनरली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा यहां पर ये जो नीचे पॉइंट दिया गया है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, माइक बंद करिए जिसका माइक ऑन है। अब हमने क्या कहा कि यहां पर जो नीचे वाला पॉइंट दिया है, ये बड़ा काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जिसका बेटा माइक बंद है एक बार ध्यान दीजिए किसका माइक ऑन है। अब हमने कहा कि यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम अमीनो एसिड को डाल दें, थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या लिखा, मैंने एक अमीनो एसिड बनाया लाइक दिस, हमने यहाँ पर एक अमीनो एसिड बनाया, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आता है एग्जाम में बार बार, खासकर कंपटीशन में तो बहुत आता है। अगर इसको हम जैसे ही एक्वस मीडियम में डालते हैं, तो आपने पढ़ा है कि एसिड की एक डिफिनेशन होती थी कि वो पानी में जाके H+ देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये H+ यहाँ से रिलीज कर देगा, ये H+ यहाँ से रिलीज कर देगा, क्योंकि भाई एसिडिक ग्रुप पोलर था, तो ये H+ यहाँ से रिलीज कर दिया, ये H+ यहाँ रिलीज कर दिया। इस H+ को खींच कौन लिया, इस H+ को खींच लिया ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ने इस H+ को खींच लिया, जिससे होता क्या है, जिससे ये होता है कि ये अमीनो एसिड जो होता है ये एक डाइपोलर, जैसे ही H+ इससे जुड़ जाएगा तो यहां पर NH3 आ जाएगा, और लोन पेयर चूंकि गायब हो गया इसलिए यहां पर वो बॉन्ड बनाने में यूज होगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और CO पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसको डाइपोलर आयन बोलते हैं। क्यों डाइपोलर आयन बोलते हैं, क्योंकि डाई का मतलब 2, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोलर आयन क्रिएट हो जाता है, और इस डाइपोलर आयन को ही हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज ज्विटर आयंस।
कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ ज्यूटर आयंस क्या होते हैं, व्हाट आर द ज्यूटर आयंस। आप बताइए ज्यूटर आयंस होते क्या है, व्हाट आर द ज्यूटर आयन। आप बोलोगे ज्यूटर आयन वो होते हैं जो कि डाइपोलर आयन होते हैं। कोई भी जो अमीनो एसिड होता है, किसी भी अमीनो एसिड को जब एक्वा सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन में रखने पर मेरा प्यारा बच्चा क्या होता है, वहां पर जो COH ग्रुप होता है वो H+ रिलीज कर देगा, उसको NH2 के लोन पर खींच लेंगे, जिससे वो जो अमीनो एसिड था वो एक डाइपोलर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस डाइपोलर आयन इज नोन एज ज्यूटर आयन, और इसको हम क्या नाम देते हैं मेरा बच्चा, ज्यूटर आयन नाम देते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब ये ज्यूटर आयन जो होता है ये दोनों नेचर शो करेगा, ये एम्फोटेरिक शो करता है दोनों का मतलब, क्योंकि एसिडिक और बेसिक तो दोनों शो करेगा, क्योंकि ये यहां से O- से H+ को खींच सकता है, ये यहां से H+ खींच सकता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो H+ खींच सकता है। जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं तो वो वहां बेसिक है, मतलब ये पार्ट जो है नाउ ज्यूटर आयन का ये जो पार्ट है, नाउ दिस विल बी द बेसिक। सर ये तो एसिड था, हाँ एसिड जब H+ लूज करते हैं तो कंजुगेट बेसिक तो बनता है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा। नाउ दिस पार्ट इज बेसिक, ज्यूटर आयन का ये पार्ट बेसिक हो जाता है, और ज्यूटर आयन का ये पार्ट जो है ये एसिडिक हो जाता है, क्योंकि ये H+ को लूज करना पसंद करता है, क्योंकि उसके अंदर दोनों हिस्से हैं, एसिडिक और बेसिक हिस्सा दोनों हैं, इसीलिए ज्यूटर आयन या नॉर्मल जो अमीनो एसिड होता है बोथ आर एम्फोटेरिक नेचर को शो कर सकते हैं एज पर रिएक्शन, वो एसिडिक और बेसिक दोनों रिएक्शन को शो कर सकते हैं। इसमें डिस्प्ले में कुछ चीजें लिखी नहीं है लेकिन मुझे याद आ रही है दिमाग में, तो मुझे बता देता हूं। CBSE में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ISC में थोड़ा थोड़ा मेंशन किया गया था जब ये चैप्टर आया था। इसमें जैसे ये बोला जाता है कि अगर पीएच वैल्यू बदले तो उससे फर्क क्या पड़ता है ज्यूटर आयन पे। देखो एक बात समझ प्यारा बेटा, एक बात समझ, अगर हम पीएच की वैल्यू, समझिएगा मेरा बच्चा, अगर हम पीएच की वैल्यू 7 से कम करते हैं, समझिएगा, अगर हम पीएच की वैल्यू जो है वो 7 से कम कर दें, 7 से कम करने का मतलब H+ की प्रेजेंस, एसिडिक मीडियम हो गया, H+ की प्रेजेंस है, तो उस H+ की प्रेजेंस के वजह से क्या होता है कि ये CO नेगेटिव वाला जो हिस्सा है वो H+ को खींच लेता है, जैसे ये H+ को खींचेगा तो ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा समझिएगा, ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। मैं ज्यूटर आयन की बात कर रहा हूं, ज्यूटर आयन की बात कर रहा हूं, ज्यूटर आयन में नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो H+ को देख के तो CO- तो COH में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बचा रहा, तो मतलब ज्यूटर आयन एक पॉजिटिव हिस्से में कन्वर्ट हो गया, वे कहां कन्वर्ट हो गया, एक पॉजिटिव हिस्से में कन्वर्ट हो गया। वहीं पे अगर हम माना यहाँ पे हम बात करते कि बेसिक मीडियम होता, OH- होता, तो OH- थोड़ा अलग तरीके से रिएक्शन करता है, वो क्या करता, वो CO- रहता और यहां से H को चुरा लेता, और H को चुरा करके वो वाटर बना लेता, OH- H को चुरा करके वाटर बना के भाग जाता, तो ये देखो निगेटिव आयन हो जाता है, ये निगेटिव आयन हो जाता है। अब तुम खुद देखो, अगर पॉजिटिव आयन होगा तो वो किसकी तरफ भागेगा, एनोड की तरफ, निगेटिव आयन जो होगा वो किधर भागेगा, कैथोड की तरफ। मतलब जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो पॉजिटिव आयन वो किसकी तरफ भागते हैं मेरा बच्चा, वो पॉजिटिव आयन भागते हैं निगेटिव टर्मिनल की तरफ, निगेटिव टर्मिनल का मतलब कैथोड की तरफ, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल ना लूं। और जो निगेटिव आयन होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, पॉजिटिव का मतलब एनोड की तरफ भागेंगे, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, दे विल मूव टुवर्ड्स द एनोड साइड। लेकिन एक ऐसी पीएच वैल्यू भी होती है, समझिएगा, एक ऐसी पीएच वैल्यू भी होती है जिसपे ना तो वो एनोड की तरफ भागता है ना तो वो कैथोड की तरफ भागता है, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ऐसा कोई जिक्र CBSE की बुक में नहीं किया गया है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन ISC की रेफरेंस में ये यूज किया जाता है, इसलिए मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया है, शायद आपको रीड करते समय समझ में आ जाए कि अगर तुम पीएच की वैल्यू कम रखते हो तो कम रखते समय वो पूरा का पूरा ज्यूटर आयन जो है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कैथोड की तरफ भागेगा। अगर पीएच की वैल्यू थोड़ी सी तुम क्या करते हो, नहीं नहीं मैं गलत बोल दिया, हाँ ठीक, पीएच वैल्यू अगर ज्यादा रखते हो 7 से, मतलब बेसिक मीडियम अगर कर देते हो, तो बेसिक मीडियम में वो निगेटिव आयन बना देता है, मतलब एनोड की तरफ भागेगा। लेकिन एक ऐसी भी पीएच की वैल्यू होती है जिस पीएच की वैल्यू पे ज्यूटर आयन डू नॉट मूवमेंट, वो मूवमेंट ही नहीं करता किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, और उस पीएच वैल्यू को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पॉइंट। फिलहाल दैट इज द एक्सटर्नल पार्ट फॉर द CBSE बोर्ड, आप उसको हटा दो, आपके सामने जितना स्क्रीन पे लिखा था दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्या कि एक्वा सॉल्यूशन में जो अमीनो एसिड होते हैं वो H+ को लूज करके एक डाइपोलर आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट डाइपोलर आयन इज नोन एज ज्यूटर आयन, जो कि एम्फोटेरिक नेचर का होता है क्योंकि उसके अंदर एसिडिक और बेसिक पार्ट दोनों होते हैं। बात खत्म। तो अमीनो एसिड में बस इतनी ही कहानी थी, अमीनो एसिड में बस इतनी ही कहानी थी। अब प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। अब तुमसे कोई पूछे कि प्रोटीन होता क्या है, व्हाट इज द प्रोटीन, तो प्रोटीन को तुम बोल सकते हो दिस इज अ बायोपॉलीमर। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, बायोपॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं, जब बहुत छोटी छोटी यूनिट, बहुत छोटी छोटी यूनिट जो होती है वो आपस में जुड़ती है तो बड़ी यूनिट बनती है, तो ये बायोपॉलीमर है प्रोटीन।
और किसका बायोपॉलीमर है? दिस इज द बायोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड से बनता है। मतलब जब कई सारे हजारों अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, जब कई सारे हजारों अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, तब जाके प्रोटीन बनता है। मतलब कोई अगर तुमसे इनडायरेक्टली भाषा में पूछे कि प्रोटीन जो होता है, उस प्रोटीन के मोनोमर का नाम बताओ, प्रोटीन के मोनोमर का नाम बताओ, तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसका नाम बताओ, तो आप उसका नाम ही बताओगे अमीनो एसिड। आप बताओगे अमीनो एसिड। मतलब प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर बनता है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इन जनरल भाषा में डिफिनेशन यहाँ पर कुछ और दी गई है, वो डिफिनेशन भी सही है अपनी जगह पे, कि ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि कार्बन ऑर्बन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक तो पता ही चल रहा है। नाइट्रोजीनियस क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसे नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल कह सकते हो, जो इसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। देखते हो वहां जिम में लोग वही प्रोटीन फूक रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं जैसे मसल्स ग्रोथ कर जाए। तो मतलब एक आइडिया तो लग ही रहा होगा कि नहीं, प्रोटीन जो होता है वो मसल्स ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रखता है। तो प्रोटीन में केमिकली एक्चुअली में प्रोटीन है क्या? ये एक पॉलीमर है अल्फा अमीनो एसिड का। और ये अल्फा अमीनो एसिड मतलब बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड, इस तरीके के बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड, दिस अल्फा अमीनो एसिड, नेक्स्ट अल्फा अमीनो एसिड, ठीक, फिर नेक्स्ट अल्फा अमीनो एसिड, दीज अल्फा अमीनो एसिड आर ज्वाइन विद ईच अदर। ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और कैसे जुड़े होते हैं मेरा बच्चा? बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द पेप्टाइड, व्हाट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तब तक के लिए एक नंबर में बस ये समझ लो कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, अमीनो एसिड के जोड़ने का काम करते हैं। मतलब कॉमन सेंस तो पता ही हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड का काम करते हैं कि अमीनो एसिड को ज्वाइन करके प्रोटीन बनाते हैं। दोज बॉन्ड विच अटैच टू और मोर देन टू अमीनो एसिड एंड फॉर्म द प्रोटीन, और प्रोटीन को बनाते हैं। एक और हमने पढ़ा था, दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या था? ऑक्सीजन वाला, जिसे कार्बोहाइड्रेट जुड़ते थे, कहीं कहीं C1C4 पे, कहीं कहीं पे C1C2 पे अलग अलग पैटर्न होता था। तो ओ ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था। यहाँ पे नाइट्रोजन CONH एक बॉन्ड होता है, आप देखोगे CONH बॉन्ड। द CONH बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, जिसके थ्रू दो अमीनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं। अब कैसे जुड़े हैं देखो, ये एक अमीनो एसिड है। सर अमीनो एसिड आपने ऐसा तो नहीं बनाया था, याद करो, मैंने ऐसा नहीं बनाया था अमीनो एसिड लाइक दिस। यहां पर मैंने एक अमीनो एसिड बनाया था, यहां पे लगा दिया था NH2, यहां पे लगा दिया था हमने COH। ठीक, मान के चलो R नहीं है, बस ये मान के लो R नहीं, R की जगह H है, R की जगह H है, तो यही तो आ जाएगा NH2 CH2 CH। तो ये भी एक तरीके से अमीनो एसिड ही है, ये भी एक अमीनो एसिड है। यहाँ पे R है, देखो यहाँ पे R है। ये अमीनो एसिड कुछ ऐसा है जैसा मैं बनाया था, ये CH हो गया, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे देखो ये R था, थोड़ा पलट दिया गया खाली, और ये अमीन ग्रुप हो गया। तो इसके अल्फा पोजीशन पे देखो अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये भी एक अमीनो एसिड है, ये भी एक अमीनो एसिड, जरूरी थोड़ी कि सेम अमीनो एसिड की कॉम्बिनेशन हो। अब ये दो अमीनो एसिड होते हैं, इन दोनों अमीनो एसिड में बॉन्डिंग कैसे होती है? यहां से क्या होता है, यहां से निकलता है मेरा बच्चा H2, या तो ऐसे मान लो, यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, और यहां से वाटर निकल जाएगा। जैसे वाटर निकलेगा देखो ये जुड़ गया ग्रुप, और बीच में आ गया CO, और बीच यहां आ गया NH, और इसी के थ्रू दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। ये जो दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं बाय द बॉन्डिंग ऑफ CONH, ये याद रखिए CONH, इतना याद रखिए, ये जो CONH लिंकेज है जिसके थ्रू दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं, इसी लिंकेज को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। इसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पूछे कोई पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, तो बोलोगे CONH बॉन्ड जो होता है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, जिसके थ्रू दो अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। जैसे एक तरफ अगर तुम देखो तो क्या बना हुआ है, एक तरफ ये आपका थोड़ा दूसरा अमीनो एसिड बना है, एक ग्लाइसिन बना है, एक तरफ एक दूसरा बना हुआ है। दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आपका प्रोटीन टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से ही प्रोटीन बनता है। चीजें कठिन नहीं है। अब जरूरी नहीं कि दो ही अमीनो एसिड जुड़े हैं। अब एक बड़ा सा प्रोटीन कोई है, उस प्रोटीन में फिर यहाँ पे भी आगे भी तो लिंकेज होगा, यहाँ पे फिर ये हटेगा, फिर से CONH का होगा लिंकेज, फिर यहाँ पर आगे भी एक CONH का लिंकेज होगा। ऐसे कई सारे पेप्टाइड लिंकेज हो सकते हैं। अब किसी भी प्रोटीन में कितने पेप्टाइड लिंकेज हैं, उस बेसिस पे उसको डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड ऐसे बोलते हैं। डाइपेप्टाइड का मतलब अमीनो एसिड जब जुड़ रहे हैं तो दो पेप्टाइड लिंकेज है, अमीनो एसिड को जोड़ते चले गए तो टोटल 3 पेप्टाइड लिंकेज है। मतलब समझो गांठे बंधी हुई, छोटे छोटे हिस्सों को गांठ बांधी, बड़ी रस्सी में 3 गांठे, 4 गांठे, 5 गांठे, ये बॉन्ड है, इनको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड इज द CONH बॉन्ड थ्रू विच द टू अमीनो एसिड आर ज्वाइन विद ईच अदर। दो अमीनो एसिड जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसी को हम, मेरा बच्चा क्या बोलते हैं, इसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड।
अब जब इतनी बातें समझ में आ गई, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं मेरा प्यारा बच्चा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अमीनो एसिड तक की यहां तक की बातें समझ लेने के बाद अब हमारे सामने देखो टाइप ऑफ प्रोटीन दिए हैं। प्रोटीन के कई सारे टाइप है, क्लासिफिकेशन हो गया प्रोटीन का। अब प्रोटीन का जो पहला क्लासिफिकेशन है वो उसके स्ट्रक्चर की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एक बात तो तुम अब अच्छे से दिमाग में समझ लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, एक बात बहुत अच्छे से समझ लो। ये ये अमीनो एसिड एक आया, एक अमीनो एसिड ये आया, एक अमीनो एसिड ये आया, ध्यान सुनो, एक अमीनो एसिड ये आया, अमीनो एसिड ये आया, अमीनो एसिड ये आया, दी जाता अमीनो एसिड। समझ पा रहा बेटा, दी जाता अमीनो एसिड। अब इन अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, दिस इज पीएल। पीएल का मतलब आपको मालूम है पेप्टाइड लिंकेज, CONH बॉन्ड। और CONH बॉन्ड के थ्रू कौन जुड़ता है? अमीनो एसिड AA। अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, AA जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। तो एक तरीके से हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि प्रोटीन एक्चुअली में है क्या? प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो है। व्हाट इज द प्रोटीन? अब मैं आपसे बोलूं कि प्रोटीन एक्चुअली में है क्या, तो ये आप कहोगे सर ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो है। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब बहुत सारी पेप्टाइड चेन, बहुत सारी पेप्टाइड चेन का मतलब जब अमीनो एसिड बहुत सारे जोड़ने होंगे तो जो पेप्टाइड लिंकेज होंगे वो कई सारे होंगे। तो एक अमीनो एसिड की पूरी एक रस्सी समझ लो, अमीनो एसिड का एक पूरा सा बड़ा सा एक हिस्सा समझ लीजिए जो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, इसी को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन। और प्रोटीन जो होता है वो उन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। प्रोटीन इज मेड अप बाय दैट पॉलीपेप्टाइड चेन, और उन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन से ही प्रोटीन जो होता है वो बनता है। अब हम बात करते हैं ये प्रोटीन जो होते हैं, अब इनका मैं क्लासिफिकेशन करता हूं। पहला क्लासिफिकेशन कि इनका मॉलिक्यूलर शेप कैसा है। देखो पहला सबसे फर्स्ट वन जो सबसे पहला है मेरा बच्चा, वो देखो क्या है, वो यहां पर दिया गया है, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में उनको कहता हूं जिनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल हो। मतलब आप ऐसे देखोगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, दे विल बी द पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब पैरेलल होंगी जो पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा ये मैं जो गोल गोल बना रहा हूँ बता सकते हैं ये क्या बना रहा हूँ? व्हाट आर द सर्कुलर वन? अमीनो एसिड। हाँ वेरी गुड बेटा, अमीनो एसिड। बिल्कुल सही बच्चों, ये अमीनो एसिड है और बीच में पॉलीपेप्टाइड लिंक से जुड़े हुए हैं। तो जब जब ऐसा ऐसा प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन जिसको बोलते हैं फाइब्रस, फाइब्रस का मतलब फाइबर्स, एक पैरेलल चेन होती है, लॉन्ग थिन साइड बाय साइड फॉर्म फाइबर्स, तो कुछ फाइबरस प्रोटीन पाए जाते हैं। और इन्हीं में ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, मतलब इनमें ही यही चेन जो होती है वो आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाती है। इन्हीं में जो चेन होती है बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाते हैं, एक स्पोराइडल फॉर्म में, एक स्पोराइडल फॉर्म में बनाती है। देखो यहाँ पर एक अरेंजमेंट दिख रहा होगा थोड़ा सा, इसीलिए मैंने इमेज डाल रखा है जैसे आपको थोड़ा इमेज और प्रॉपर वे में दिखे। ग्लोबुलर प्रोटीन कुछ ऐसे होते हैं, इनमें भी ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में गुथी हुई है, पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ी हुई है, गुथी हुई है, एक स्पोराइडल फॉर्म में, एक मतलब बंधे हुआ ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन जैसा। और एक फाइब्रस फॉर्म में एक दूसरे के पैरेलल जब प्रोटीन जुड़ जाए, और ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है जिनमें अमीनो एसिड, हजारों अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो एक जब पैरेलल चेन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, आप ऐसे कर सकते हो, पॉलीपेप्टाइड की जो पैरेलल चेन है वो उससे फाइब्रस प्रोटीन बनता है, और उसका स्पोराइडल 3D शेप में, स्पेरिकल शेप में जो बनता है दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। इनके बीच में एक अंतर मैं बता देता हूं। फाइब्रस प्रोटीन लॉन्ग थिन साइड बाय साइड पैरेलल में पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसमें फोल्डिंग हो जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, और वो एक 3D स्पोराइडल शेप में ले लेते हैं। अब फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल भी देख लो, जैसे कैरेटिन हेयर के अंदर, कोलेजन स्किन और बोन के अंदर। ग्लोबुलर प्रोटीन देखो उसमें हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एंजाइम, ये भी तो प्रोटीन ही है। तो ये देखो उसके ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल हो गए। फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल होता है। तुम अभी जब पढ़ोगे आगे चल के, इसको कभी डीपली पढ़ो एनसीईआरटी, तो उसमें कुछ लाइनें ऐसे लिखी हैं कि जब ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन बनता है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन में जब ये आपस में जुड़ते हैं तो जो फ्री वैलेंसी होते थे, फ्री वैलेंसी का मतलब चाहे तुम CO- वाले हिस्से कह सकते हो या NH3+ वाले हिस्से कह सकते हो, लाइक दिस, कुछ भी कहो, तो ये कुछ फ्री वैलेंसी बाहर रहती है, मतलब इस स्पेयर के बाहर फ्री वैलेंसी आ जाती है, फ्री वैलेंसी आ जाती है, और वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं या वाटर के साथ अटैच कर सकते हैं इजीली। इसी वजह से तुम देखोगे कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है दैट इज वाटर सॉल्युबल होता है। ये एक अच्छा डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम आएगा। फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल होता है। सबके बहुत सारे रोल है, फाइब्रस प्रोटीन के रोल है, जैसे बोन के अंदर जो कोलेजन होता है तो बोन का काम करता है, कार्टिलेज, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर उसी से बना है।
कैरेटिन जो हो गया, जैसे फिंगर नेल्स हो गए, हेयर हो गए, उनमें सब में रोल होता है फाइब्रस प्रोटीन का। मतलब नॉर्मली कोई पूछेगा ये प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रस प्रोटीन, मतलब ऐसे ही याद रखो, हमने बालों से याद रखो, बाल 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 क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, बाल पैरेलल होते हैं, उससे याद रखना फाइब्रस प्रोटीन, कैरेटिन होता है। इनमें कौन सा प्रोटीन होता है, कैरेटिन होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है। वहीं पे जो मेटाबॉलिक टाइप का, जो मेटाबॉलिज्म पे रोल निभाते हैं, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एंजाइम, जो मेटाबॉलिज्म का हिस्सा होते हैं, वो ग्लोबुलर प्रोटीन में आ जाते हैं। एंजाइम ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन, एंटीबॉडीज, ये सब। तो एक नॉर्मल आप डिफरेंस आप समझ सकते हो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में। ज्यादा कठिन नहीं है, इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आप थोड़ा सा क्लास करो, आपको मजा आएगा, ऐसा कुछ भी कठिन नहीं, बोरिंग नहीं है। पिछली बार में लिटिल बिट थोड़ा सा उसमें ध्यान देना था, पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें सीख रहे हो, ठीक है। अब आगे देखो, प्रोटीन बनते किससे हैं, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। पॉलीपेप्टाइड चेन अगर पैरेलल होंगी तो फाइब्रस प्रोटीन, अगर स्पेरिकल फॉर्म में होंगी तो ग्लोबुलर प्रोटीन। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर आ गया। इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर बोले गए। कौन कौन से 4 स्ट्रक्चर बोले गए, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्नरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सर ये 4 स्ट्रक्चर का मतलब क्या 4 अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, नहीं, दीज आर द 4 लेवल्स, दीज आर द 4 लेवल। हम प्रोटीन को देख कैसे रहे हैं, आपके पास फोन है, आपने फोन को 3D में बाहर से देखा, फिर थोड़ा सा इसको हटा के देख अंदर विजुलाइज किया, फिर आप एक ऐसे तरीके से देख रहे हो कि इक्विपमेंट कैसे अरेंज किए गए, किसी भी चीज को देखने का नजरिया। जैसे प्रोटीन ही है, हम एक ही प्रोटीन है, एक ही प्रोटीन का अलग अलग फॉर्म भी हो सकता है। जैसे मैं अभी एक बात बोलूं, देखो जैसे ये बुक है, अब ये बुक है, अब ये बुक पूरी तुम देख रहे हो, अब इसी बुक में इनके जो एटम के लेवल पे देखो, बिल्कुल एटम के लेवल पे देखो, एटम कैसे अरेंज है, एक वो भी तो व्यू है देखने का। एटॉमिक लेवल पे जाके देखो तो वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कह सकता हूं मैं इस बुक का। फिर इसी के बाद फिर एटम अरेंज किए हैं, एक 2D प्लेन बनाए हैं, उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोल सकते हो, प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर। टर्नरी में कई सारे पेज आ गए, टर्नरी स्ट्रक्चर, और 3D में बाहर निकल के आ गए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब ये एक तरीके से प्रोटीन को देखने का नजरिया है, ये प्रोटीन के कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं होते। हम प्रोटीन को कैसे देख रहे हैं, हाउ वी ऑब्जर्व द प्रोटीन। जैसे घर है, मैंने एक इमेज डाल रखी है, जैसे घर तुम 3D में देख रहे हो कि घर को 2D में देख रहे हो, सेम वही चीज है। देखो यहाँ पर देखो वो गेट बना हुआ है, यहाँ पर भी देखो वो गेट है, यहाँ पर देखो ये सोफा पर सेट लगा हुआ था, यहाँ भी सोफा पर सेट लगा, 3D में देख रहे हो। तो उसको किस लेवल पे देख रहे हो, ब्रिक्स के लेवल पे देख रहे हो कि ये देख रहे हो कि ईंटे ईंटे अरेंज हैं, ये आप देख रहे हो कि ईंटों के लेवल पे देख रहे हो, इतने मालिकुलर लेवल पे जाके देख रहे हो। देख तुम घर को ही रहे हो, लेकिन किस लेवल पे देख रहे हो, ऑन दैट बेसिस आप उसको अलग अलग स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो। यही प्रोटीन का बेसिक क्लासिफिकेशन है। हम प्रोटीन को देख कैसे रहे हैं, हम प्रोटीन को प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम प्रोटीन को कैसे देखते हैं, सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस किसका होता है, अमीनो एसिड का होता है, तो पता ही है। हम जब इस तरीके से देखें कि एक अमीनो एसिड है, फिर हमने देखा दूसरा अमीनो एसिड है, फिर हमने देखा तीसरा अमीनो एसिड है, फिर हमने देखा चौथा अमीनो एसिड है। हम अभी अमीनो एसिड के अंदर चले गए, सॉरी प्रोटीन के अंदर चले गए। प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड ही होते हैं जो जुड़े होते हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। तो हम इनका सीक्वेंस जब देख रहे होते हैं, जब हम प्रोटीन का सीक्वेंस देख रहे होते हैं, तब वो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। सीक्वेंस इन विच द अमीनो एसिड आर अरेंज इन अ प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड कैसे अरेंज हुए हैं, ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर अमीनो एसिड में किसी भी तरीके का हम सीक्वेंस में बदलाव लाएं, अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदल दें, तो ऐसा बदल देने से प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। अभी हम बताएंगे आगे चल के, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन कहलाता है ये। लेकिन अमीनो एसिड का अगर सीक्वेंस बदलेगा तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे। अमीनो एसिड का तुम ये जो सीक्वेंस देख रहे हो, सीक्वेंसुअल लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो देख रहे हो, ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। नाउ वी कम ऑन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। चले सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन आई थी, समझना, दिस इज द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये पॉलीपेप्टाइड चेन आई थी। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन का तुम अरेंजमेंट कैसे देख रहे हो, इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन थी। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन के 2 अरेंजमेंट हो सकते थे मेरा बच्चा। कौन कौन से 2 अरेंजमेंट हो सकते थे, द अरेंजमेंट नंबर 1 कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को कैसे अरेंज कर ले, हेलिकल फॉर्म में। दिस इज द वन फॉर्म कि अपने आप को कैसे अरेंज कर ले, हेलिकल फॉर्म में। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन, इसके अंदर होंगे अमीनो एसिड ही, लेकिन ये अमीनो एसिड अपने आप को कैसे अरेंज कर लिए हैं, हेलिकल फॉर्म में। ये अपने आप को कैसे अरेंज कर लिए, हेलिकल फॉर्म में अरेंज कर लिए हैं। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, 1 सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसी में यह भी हो सकता है कि पॉलीपेप्टाइड की कई सारी चेन होती, ये पॉलीपेप्टाइड की कई सारी चेन होती और ये कई सारी चेन आपस में एक सीटेड फॉर्म में बना लेते। बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही भैया, अमीनो एसिड में N है, H है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये अमीनो एसिड आपस में एक सीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नीचे देखो एनसीईआरटी की इमेज भी मैंने डाल रखी है, एनसीईआरटी में कुछ ऐसा ड्रॉ है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को अरेंज कैसे कर रहा है,
ये अपने आप को अरेंज कैसे कर रहा है, क्या हेलिकल फॉर्म में अरेंज कर रहा है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। और सीटेट इसके दो फॉर्मेट आ सकते हैं, एक को हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड फॉर्म, एक को बोलते हैं बीटा प्लेटेड फॉर्म, एक को बोलते हैं हेलिकल फॉर्म। हेलिकल स्ट्रक्चर में भी दो आते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो तो जब और डीपली हम जाने लग जाएंगे तब के बारे में हम सीखेंगे, अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स ऐसे करके जाएंगे, लेकिन अभी उतना मत समझो, बस इतना समझो ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन थी, ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन थी ये एक दूसरे से जुड़ी कैसे है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। कोई तुमसे पूछे ना कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन जब मोड़ी गई थी, ऐसे मोड़ी गई थी, तो ये रुकी कैसे, तुम किसी भी चीज को ऐसे मोड़ दो, कोई भी चीज को, लेकिन वो क्वाइलिंग खुल जाएगी तुरंत। तो क्वाइलिंग को रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से बने हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं जो अमाइड थे हाइड्रोजन के, मतलब जो NH वाले ग्रुप थे उनका जो हाइड्रोजन है, और जो कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पे खुद दिख रहा होगा, ये कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है और अमीन का जो अमाइड का जो H ग्रुप है, इनके थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये जो लिंक, ये जो क्वाइलिंग है वो रुकी हुई है, नहीं तो क्वाइलिंग खुल जाती। तो हम प्रोटीन का देखने का नजरिया देखें, हमने देखा कि अल्फा अमीनो एसिड एक बाई एक बाई एक बाई एक बाई कैसे अरेंज है, वो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला प्रोटीन का। प्रोटीन का जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपने आप को अरेंज कैसे की है, क्या वो हेलिकल फॉर्म में अरेंज की है या बीटा प्लेटेड फॉर्म में अरेंज की है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी में दो आ जाते हैं स्ट्रक्चर, हेलिकल एंड प्लेटेड स्ट्रक्चर। देखो ये हेलिकल फॉर्म भी बना सकता था और प्लेटेड फॉर्म भी बना सकता था, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, ये बताता है कि रेगुलर रीअकरिंग अरेंजमेंट ऑफ द स्पेस ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड रेसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब वो थोड़ा अलग भयानक लैंग्वेज बोला, लेकिन उतना कोई मतलब नहीं, बस ये समझो पॉलीपेप्टाइड चेन का अरेंजमेंट कैसे होगा। पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसा है, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन अपने को कैसे अरेंज की है, क्या वो सीड की फॉर्म में अपने को अरेंज की है या हेलिकल फॉर्म में अपने को अरेंज की है, वो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है प्रोटीन का। टर्नरी स्ट्रक्चर में देखो क्या जाता है, टर्नरी स्ट्रक्चर में ये जो हेलिकल फॉर्म था ये फर्दर फोल्ड हो जाता है। टर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे हमने कहा माना ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अगर हम इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने बोला, अगर इसके अंदर फर्दर फोल्डिंग हो जाए, प्रोटीन ऐसा फर्दर फोल्ड हो जाए, तो इस तरीके का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा उसको टर्नरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये दो तरीके के शेप देता है, मतलब जो तुम अभी पढ़ रहे नहीं थे फाइब्रस और ग्लोबुलर, जो तुम फाइब्रस और ग्लोबुलर पढ़ रहे थे वो ये पॉलीपेप्टाइड चेन के कॉम्बिनेशन से ही तो बन रहा था। तो तुम कह सकते हो फाइब्रस और ग्लोबुलर जो है वो टर्नरी स्ट्रक्चर के अंडर में आते हैं। अच्छा, ये टर्नरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कौन करता है, टर्नरी स्ट्रक्चर को ऐसे बांध के रखने का काम कौन करता है, तो इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स, दीज फोर्स आर रिस्पांसिबल। इसको अंडरलाइन कर लेना, एनसीईआरटी की ये लाइन है, और कहीं ना कहीं नीट मेडिकल में आराम से क्वेश्चन आ सकता है कभी भी किसी भी क्या क्वेश्चन कि सेकेंडरी टर्नरी जो स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, उनको रोक के रखने के लिए, उनको स्टेबलाइज करने के लिए कौन से फोर्स रिस्पांसिबल होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवॉल फोर्सेस। सर वंडरवॉल फोर्सेस मॉलिक्यूल इतने बड़े बड़े हैं, इनके बीच में अपने आप वंडरवॉल फोर्स लगने लगेगा। वंडरवॉल फोर्स ड्यू टू द पोलैरिटी, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, अभी तो नाम खाली याद रखो, ठीक है। ये हो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं पे नेगेटिव कहीं पे पॉजिटिव, ये भी तो चार्ज क्रिएट हो रहे थे अगर ज्यूटर आयन बन जा रहा था, और दो अपोजिट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है। तो कई तरीके के फोर्स ये सेकेंडरी और टर्नरी स्ट्रक्चर को रोकने का काम करते हैं। नाउ कम ऑन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हम आ जा रहे हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे। क्वाटरनरी का मतलब लास्ट स्ट्रक्चर। जब ये इस तरीके के टर्नरी स्ट्रक्चर, जब दो या दो से ज्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं वो आपस में गुथ जाते हैं, बंध जाते हैं एक दूसरे में, तब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आता है। स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल का मतलब जो 3 डायमेंशनल, बिल्कुल बाहर तुम चले आओ तब जो बन के निकल के आता है प्रोटीन, उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको थोड़ा विजुलाइज कराता हूं, देखो ऐसे कुछ ऐसा, देखो यहां पे आइडिया लग रहा होगा। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि अमीनो एसिड कैसे जुड़े हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि अमीनो एसिड कैसे जुड़े हैं, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाहर हम निकल गया है, तो हमने देखा कि ये पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को अरेंज की है, ये तो हेलिकल फॉर्म है, ये तो सीटेड फॉर्म है। फिर और बाहर निकल के आए, जब हम और बाहर निकल के आए तो हमने देखा कि ऐसी कई सारी ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी ये देखो फर्दर फोल्ड हो गई, ये फर्दर फोल्ड हो गई पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर और बाहर निकल के आए तो हमने देखा कि जब और बाहर निकल के आओ तो कुछ ऐसा दिखेगा प्रोटीन, प्रोटीन कुछ ऐसा दिखेगा जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ देखो जाए, ये ऐसा दिखेगा। देखो इसके अंदर तुमको टर्नरी नहीं दिख रहा है, इसके अंदर टर्नरी है, टर्नरी स्ट्रक्चर अंदर है, टर्नरी के अंदर सेकेंडरी, सेकेंडरी के अंदर प्राइमरी है। मतलब ये तो एक तरीके से तुम मतलब जैसे तुम कभी कभी मूवी नहीं देखो तो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स है, अंदर चले गए फिर बाहर निकलते जा रहे हो, बाहर निकलते जा रहे हो, बाहर निकलते जा रहे हो, तो किस तरीके का वो कहानी कुछ ऐसी है।
तुम प्रोटीन को जब बिल्कुल बाहरी लेवल पे देखोगे तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर देखोगे, थोड़ा अंदर जाओगे तो प्रोटीन के कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन के गुथे हुए वर्जन दिखेंगे जो फोल्डेड है, रीफोल्डेड है, वो टर्नरी स्ट्रक्चर है। फिर हर फोल्ड को जो देखोगे वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। फोल्ड के अंदर अमीनो एसिड के सीक्वेंस को देखोगे तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो ये प्रोटीन का देखो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्नरी स्ट्रक्चर होता है। मुझे नहीं लगता है कि प्रोटीन कोई बहुत कठिन था, आसान था। प्रोटीन बनता किससे है? अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड क्या, जिनके अंदर NH2 और एसिडिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होता है। अमीनो एसिड जुड़े किससे होते हैं? पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। पूरी की पूरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब कई सारे पेप्टाइड लिंकेज हैं, उनसे बनता है क्या? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन का टॉपिक खत्म होता है इस लास्ट हेडिंग के साथ। लास्ट हेडिंग क्या है प्रोटीन की? वो प्रोटीन की लास्ट हेडिंग है दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन, प्रोटीन जो अपने नेटिव फॉर्म में होता है, नॉर्मल प्रोटीन जो है, अगर उसमें तुम किसी भी तरीके का चेंज ले आओ, उसमें तुम पीएच का बदलाव कर दो, केमिकल चेंज ले आओ, टेम्परेचर बदल दो, प्रेशर बदल दो। देखो जैसे ही हम टेम्परेचर या पीएच की वैल्यू बदलते हैं तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको तो पता ही था कि अमीनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड के सीक्वेंस से बना हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्ड से बना था। तो जैसे ही तुम पीएच या टेम्परेचर में बदलाव लाते हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे तो जो ग्लोबुलस होंगे, ये जो 3D स्पाइरल वर्जन थे वो, या हेलिक्स जो थे, वो अनक्वाइल्ड होने लगेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड खराब हुए, वो खुलने लग जाएगा तुरंत। प्रोटीन जो गुथा हुआ था वो खुलना चालू हो जाएगा। जैसे वो खुलना चालू हो जाएगा तो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देगा, उसकी प्रॉपर्टी बदलने लग जाएगी, और इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब भी डीनेचुरेशन होता है तो सेकेंडरी और टर्नरी स्ट्रक्चर बदलता है, प्राइमरी थोड़ी बदलेगा। वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस थोड़ी बदल चला जाएगा ज्यादा, वो तो बहुत कम चांस है वो डिस्ट्रॉय हो। प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, सेम रहता है। कोई पूछे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब पड़ता? नहीं, वो तो अपने लेवल पे, वो तो क्वाइलिंग खुल गई खाली, और उससे भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कैन बी डिफाइंड एज द opening or the unfolding of the coiling or the helical structure, secondary and tertiary structure of the protein when we change the some external factor like pH, temperature like this। जैसे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे कोगुलेशन ऑफ एग ऑन बॉइलिंग, हम जब बॉइल करते हैं तो बॉइल करने पे तो एंट्रोपी बढ़ती है ना। कई बार माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि यार अंदर सॉलिड कैसे हो जाता है। हम बॉइल करते हैं तो बॉइल करने पे कोई मेल्ट करता है, बॉइल करने पे किसी की एंट्रोपी बढ़ती है, कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए सॉलिड से, लेकिन उल्टी कहानी तो पलट गई, यहाँ तो वो सॉलिड हो जाता है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। तो क्यों सॉलिड हो जाता है? ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तुमने टेम्परेचर बदला, जिससे अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदला, उसके अंदर था एग के अंदर प्रोटीन, और उसे उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बदल गई, और इसी के कारण वो जो था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, एग सॉलिड में हो गया। अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई हीट करने पे क्यों एग सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है? ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क दही में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? वो भी प्रोटीन के डीनेचुरेशन की वजह से ही, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो ये एग्जांपल है। कोई पूछेगा कर्डलिंग ऑफ मिल्क में कौन सा फिनोमिनन हो रहा है, कोगुलेशन ऑफ एग में कौन सा फिनोमिनन हो रहा है, तो बोलोगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है। तो प्रोटीन की कहानी समाप्त होती है। अब अमीनो हम आते हैं सीधे किस पे? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आपके सिलेबस में जितना है मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज इसमें बहुत टॉपिक है, डीएनए, आरएनए, डीएनए प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में आरएनए का रोल होता है, ट्रांसक्रिप्शन और बहुत सारे रोल होते हैं, कोडॉन क्या होते हैं, मतलब एक्चुअली बहुत कॉन्सेप्ट इस पे। लेकिन अब मैं आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग चलूंगा, ठीक। जो बायोलॉजी वाले वो पढ़ेंगे, लेकिन आपको उतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो काम का 10-15 मिनट का लेक्चर बचा है, देखिए समझ में आ जाए। तो प्रोटीन में मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट पूछ सकता है। अभी भी हमने बोला क्या क्या? हमने बोला अमीनो एसिड, जब CH NH2 ग्रुप दोनों अमीनो एसिड एसेंशियल नॉन एसेंशियल जरूरत है, तो अमीनो जो बॉडी में बन जाते हैं अपने आप नॉन एसेंशियल, 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल बराबर NOH CH है, तो न्यूट्रल या फिर एसिडिक इस बेसिस पे बटेगा, ठीक। एक्वस मीडियम में ड्यूटर आयन में डाइपोलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन एक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मतलब जो अमीनो एसिड का पूरा सीक्वेंस होता है उसका बायोपॉलीमर होता है, और जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है अमीनो एसिड के सीक्वेंस से। प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बेसिस पे फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन आ गया। प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखने का नजरिया की बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्नरी स्ट्रक्चर आ गया। प्रोटीन में अगर पीएच की वैल्यू और कंडीशन अगर हम बदलते हैं तो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है, उसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। 10 से 15 मिनट लगेगा, आप थोड़ा और इंतजार करिए बस। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड भी एक बायोपॉलीमर है, जैसे प्रोटीन एक बायोपॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड भी बायोपॉलीमर है। बायोपॉलीमर का मतलब लिविंग सिस्टम के अंदर जो पाया जाता है पॉलीमर। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, न्यूक्लियोटाइड चेन। जैसे उसमें क्या था? उसमें था पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड चेन होती है। अभी न्यूक्लियोटाइड समझ में आएगा। मतलब एक्चुअली में जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है ये रिपीटिंग यूनिट होती है, मोनोमर।
मोनोमर कौन होता है? न्यूक्लियोटाइड। अभी समझ में आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये इनके तीन हिस्से होते हैं। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, यहां पर समझिएगा थोड़ा, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के तीन हिस्से हैं, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। इसको हम फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पर H है तो एसिड लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में वो PO4 2 माइनस है, ये यहाँ से हट जाएगा माइनस, ये यहाँ से हट जाएगा माइनस, तो फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। तो अगर तुमसे कोई बोले कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो बोलोगे न्यूक्लियोटाइड सिंपली एक कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का। मैं बता दूं इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर दो वर्ड यूज होते हैं, एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड और साथ ही साथ में एक वर्ड और यूज होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो उसमें तीन होते हैं, बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। और अगर तुम इसमें से फॉस्फेट ग्रुप हटा दो, केवल बेस और शुगर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ये भी याद रखो, काम आएगा तुम्हें, दिस ऑल्सो हेल्प यू। मतलब बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है, तीनों का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोटाइड है, और केवल बेस और शुगर को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब बेस क्या है, शुगर क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजनियस बेस होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड बनेगा कैसे? न्यूक्लिक एसिड इन्हीं से बनेगा। इन्हीं से कैसे बनेगा? देखो जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, देखना जरा, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड ही तो है। अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक अलग तरीके से बॉन्ड से जुड़ेंगे, फास्फोडाइजेस्टर लिंकेज बोलते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तब जाके क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है, तब बनता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए, वही डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड ही तो है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड हम नाम नहीं सुनते, हम डीएनए आरएनए बहुत नाम सुनते हैं, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए, तो वही है न्यूक्लिक एसिड। ऐसे बायोमॉलिक्यूल हैं जो तुमको मालूम है, ऐसे बायोमॉलिक्यूल हैं जो कई सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को, एक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी अगली जनरेशन में आपकी आंखें ब्लू हैं तो उसकी आंखें भी ब्लू होंगी, आपके हेयर ब्लैक हैं तो दूसरे के भी ब्लैक होंगे, आपके हेयर ब्लू हैं दूसरे के भी ब्लू होंगे। नहीं है तो कुछ गड़बड़ है, अगर नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। ठीक, वो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है तुम्हें। ठीक, नेक्स्ट ध्यान दो। अब यहां पर मेरा प्यारा बच्चा न्यूक्लिक एसिड जो है, ये न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन क्या होता है? अभी मैंने बात किया न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड तीन चीजों से बनता है, बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो देखो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? तीन चीजों से मिलकर बनता है। कौन? ये न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बनता है तीन चीजों से। एक होता है पेंटोस शुगर। सर ये पेंटोस शुगर क्या बला है? कार्बोहाइड्रेट। याद करो कार्बोहाइड्रेट में बोला था हमने ये शब्द, हमने कहा था कि नहीं डीएनए आरएनए के बनाने में भी इसका रोल होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो वहां से उठा लिया गया एक शुगर। शुगर का मतलब ही कार्बोहाइड्रेट, तो एक पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर एक तरीके से होते तो क्या है, फ्रक्टोज मान चलो, फ्रक्टोज जैसे जिसमें 5 कार्बन होते थे, नहीं उसमें भी 6 ही होते हैं। पेंटोस शुगर का मतलब यहाँ तो 5 कार्बन वाला मान चलो तुम। ठीक, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्लस इसमें क्या होगा? नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस जैसा कि नाम से पता चला है कि ऐसा बेस जिसके अंदर नाइट्रोजन हो। जब नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन के ऊपर जब लोन पेयर हो जाता है ना, तो वो बेस अपने आप हो जाता है, लूज बेस। और इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड बोलो पूरा पूरा, या तो फॉस्फेट ग्रुप बोलो, तीन। ये तीन का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो एक्चुअली में ये कंपोनेंट को कोई पूछे कि भाई ये न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट कौन है, तो यही तीन है, न्यूक्लियोटाइड से ही बनता है। तो मेन तीन ये लोग होते हैं। अब ये जो पेंटोस शुगर है वो अलग अलग होता है। देखो पेंटोस शुगर अलग अलग होता है, ये नहीं कि हर न्यूक्लिक एसिड के अंदर अलग होता है। जैसे पेंटोस शुगर अगर आरएनए में देखो तो आरएनए के अंदर कौन होता है? राइबोज। और डीएनए के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज। ये तो डेफिनेशन से पता चलता है, डी का मतलब डीऑक्सीराइबोज, फिर न्यूक्लिक एसिड आता है। तो पहले तो शुगर का नाम यहीं से आ जाता है, डी से ही, डीऑक्सीराइबोज, और आर से केवल राइबोज। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज ये दोनों अलग अलग शुगर हैं। देखो यहां पर दिस इज डी राइबोज और ये है डीऑक्सीराइबोज। तो दोनों में कोई उतना खास अंतर नहीं है स्ट्रक्चर पे, अगर ध्यान दो। एक का स्ट्रक्चर याद रखो खाली, दूसरे के स्ट्रक्चर में क्या है कि जो ये कार्बन है कौन सा, सेकंड वाला, सेकंड वाले में यहां पर भी एच आ जाता है, यहां पर भी एच आ जाता है बस। तो अगर वैसे जरूरत नहीं है, बोर्ड के लेवल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअली जब तुम थोड़ा नीट और खासकर जब आईआईटी के लेवल पे जाते हो तब तो मैं तुमको ये भी बोलता हूं कि एक एक अमीनो जो नाइट्रोजिनस बेस है ना उनका स्ट्रक्चर भी याद रखो। दे देगा ऑप्शन, बता कौन सा ये नाइट्रोजिनस बेस है, पहचानो।
नीट के लेवल पे और बोर्ड के लेवल पे उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, तुम चाहे तो इनको याद कर सकते हो। फिलहाल तो पेंटोस शुगर कहते हैं क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन वाला शुगर जो है उसको पेंटोस शुगर बोलते हैं। और ये पेंटोस शुगर अलग अलग होता है, आरएनए के अंदर राइबोज और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजनस बेस कई तरीके के होंगे, अभी देखोगे नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड से बनता है न्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, बस कंप्लीट होने वाला है। अब देखो मेरा प्यारा बच्चा, यहां पर क्या आ गया, बेस। हमने बोला नाइट्रोजनस बेस, दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस हेट्रोसाइक्लिक, कोई बता देगा हेट्रोसाइक्लिक वर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर देखें, ऑर्गेनिक तुम अगर 11th में ध्यान से पढ़ रहे होगे, कोई बताओ हेट्रोसाइक्लिक वर्ड क्यों यूज किया गया? जैसे एक बेस देखो ये यहाँ यूज किया, इस बेस से देखो, इस बेस से अंदाजा लगाओ ये हेट्रोसाइक्लिक। सर साइकिल में सारे कंपाउंड सेम नहीं है, सारे मतलब जैसे कंपाउंड नहीं, कार्बन की सारे चेन नहीं कंपाउंड है। नहीं, एटम। जो अरे साइकिल एटम बना रहे सॉरी। हैं, साइकिल बनाने वाले में अगर कोई डिफरेंट एटम आ जाए, जैसे साइकिल में देखो कार्बन था, कार्बन था, बीच में नाइट्रोजन आ गया, ये नाइट्रोजन आ गया, तो इसीलिए ये हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। अब ये दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस हैं, एक का नाम है प्यूरिन्स, एक का नाम है पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में दो आते हैं, एजी, सिंपल में याद रखना एजी, और इसमें आ जाता है यूटीजी, यूटीसी। तो एक में आ जाता है एडिनिन ग्वानिन, इसमें आ जाता है यूरेसिल थाइमिन साइटोसिन। तो ये नाम याद रखने पड़ेंगे, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं यहीं पे, जो कि बहुत पूछा जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी अभी तक ध्यान नहीं दिए तो अब ध्यान दे लो। अब अगर अभी तक ध्यान नहीं दिए तब ध्यान दे लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये ज्यादा पूछा जाता है। अगर एग्जाम में आएगा ये चैप्टर तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ डीएनए जो होता है और आरएनए जो होता है, तो डीएनए में कौन है, आरएनए में कौन है? तो ए और जी तो दोनों में होते हैं, ये याद रखना, प्यूरिन्स तो दोनों में होते हैं, प्यूरिन्स में तो कोई कंप्रोमाइज ही नहीं, प्यूरिन्स तो दोनों में होते हैं। लेकिन एक में टीसी होता है केवल, यूरेसिल नहीं होता है, एक में यूरेसिल नहीं होता है डीएनए में। और आरएनए में जो होता है, आरएनए में यू और सी तो होता है, थाइमिन नहीं होता है, यू और सी तो होता है, थाइमिन नहीं होता है। तो अभी आगे आगे चल के पढ़ोगे, डी अब ऐसे कुछ पूछ सकता है कि बताओ डीएनए में कौन नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है, तो डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता है। आरएनए के अंदर कौन नहीं होता है, आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है। तो ये मैंने बड़ा पॉइंट वाला पॉइंट हाईलाइट कर लो हाईलाइटर से, कि यही क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, कि डीएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है, यूरेसिल। आरएनए के अंदर कौन नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है, थाइमिन नहीं होता है। अब ध्यान से समझना मेरी बच्चा, बहुत अच्छा ध्यान समझो। ये हमने कहा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली में एक न्यूक्लियोसाइड ही है जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप लगा दें, तो बेस शुगर और फॉस्फेट मिला के न्यूक्लियोटाइड बनता है। देखो ये फॉस्फेट ग्रुप, ये बेस, और ये नाइट्रोजन सॉरी शुगर, फॉस्फेट ग्रुप शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इसके कॉम्बिनेशन से बना ये न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में जुड़ के क्या बना देती हैं, न्यूक्लियोटाइड की जो प्रॉपर चेन होती है, ये अपनी एनसीईआरटी में देखना प्रॉपर जुड़ी होंगी। ये एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एक तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज के थ्रू, फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू जुड़ती है। दे आर अटैच विद फॉस्फेट ग्रुप, और जब ये फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू जुड़े तो उसको फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज बोलते हैं। फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें इमेज में डालना भूल गया हूँ, लेकिन उसको फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज बोलते हैं। मतलब अगर दो हम बात करें किसका, न्यूक्लियोटाइड की, तो दो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं, डाइजेस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं। अब तुम ये देखो, ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन ले लो, देखो यहां पर समझो। अब आगे डीएनए पे जो तुम बहुत सुनते थे और ध्यान देते थे, ये कुछ है नहीं, ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई, फिर एक अगला न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक अगला न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक अगला न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक अगला न्यूक्लियोटाइड हो गया। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी तीन चीजें, कौन तीन चीजें, बेस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, बेस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अब ये न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, ये अपने आप को अरेंज कैसे कर रही है? इसके दो वर्जन है, एक सिंगल हेलिकल फॉर्म, एक सिंगल हेलिकल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं आरएनए, और इसका एक डबल हेलिकल फॉर्म आ जाता है, एक डबल हेलिकल फॉर्म आ जाता है, दैट इज डीएनए। जब बायोलॉजी में पढ़ोगे या मैं जब कभी डीपली ज्यादा पढ़ाता हूं तो मैं सब पूरा पढ़ाता हूं, इनके बीच में कितनी बॉन्ड लेंथ होती है और सब कुछ, लेकिन ये सब आता नहीं तो मुझे नहीं लगता कोई उतना ज्यादा ऑनलाइन में आपको बोर करने की जरूरत है। आप अपने केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़िए जितना केमिस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, या इन फ्यूचर जितना रिक्वायरमेंट है, बायोलॉजी में बायोलॉजी वाले पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए लगभग कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल व्यू में देख रहे हो, तो ये जो चेन बन के आ रही, दिस चेन, व्हाट इज दिस, दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। मतलब न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज से जुड़े हुए हैं। ये जो ब्लू कलर की पूरी चेन है, इसके अंदर कई सारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, और ये फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज के थ्रू थ्रू पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनी है। अब देखो हमने क्या बोला था, आरएनए के अंदर
आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। आरएनए के अंदर कौन नहीं, थायमिन नहीं है। आरएनए के अंदर कौन नहीं, थायमिन नहीं। थायमिन इसमें होता है, इसमें यूरेसिल नहीं होता डीएनए में। ठीक, देखो ये अंतर है बेसिक बड़ा। थोड़ा तुमको ज्यादा डीपली पढ़ना तो इनका स्ट्रक्चर भी समझ सकते हो। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा विजुलाइज करो, देखो, समझो, कॉपी विड्रॉ कर लो। आईआईटी एडवांस की तैयारी करनी है, क्या क्या अंतर होता है इनके नाइट्रोजनस बेस में, कहां पर क्या अंतर आ रहा है, तो आपको जरूरत पड़ सकती है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फिलहाल अभी के लेवल पे बस इतना समझो, ये डीएनए है, ये आरएनए है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझो। ये डबल स्ट्रैंड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए में जो हम शुगर यूज करते हैं वो डीऑक्सी राइबोज यूज करते हैं, इसमें केवल राइबोज, बीटा डी राइबोज यूज करते हैं। इसमें जो डीएनए होता है इसमें यूरेसिल नहीं होता है। आरएनए में जो होता है वो थायमिन नहीं होता है, थायमिन नहीं होता आरएनए में। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा तुम्हें क्या पढ़ना है। इससे ज्यादा बस एक चीज और छूट गई है, वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वो एक चीज और समझ लीजिएगा कि जो आरएनए होते हैं, आरएनए के 3 टाइप के नाम पढ़ लीजिएगा, एक्स्ट्रा और आ जाता है। एक आ जाता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। एक आ जाता है ट्रांसफर आरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए आ जाता है। एक और याद नाम नहीं याद आ रहा है, दिमाग में है, मैसेंजर आरएनए। कोई बायो वाला याद है किसी को? मैसेंजर आरएनए आ जाता है, ट्रांसफर आरएनए आ जाता है, और एक मैसेंजर, ट्रांसफर, और इसका नाम बहुत अच्छा था, देख लीजिएगा। इसका 3 आरएनए का नाम है, बस मेरे दिमाग से उतर गया। ठीक है, अभी जस्ट अभी उतरा है, वो याद आ जाएगा, वो देख लेना। अभी पेट में है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, नहीं याद आता तो याद ही नहीं आता। सर राइबोसोमल। हाँ, राइबोसोमल आरएनए, एक राइबोसोमल आरएनए। तो 3 तरीके के आरएनए होते हैं, इनके सबके अपने अलग अलग काम है। प्रोटीन की सिंथेसिस में इनका काम होता है। प्रोटीन की सिंथेसिस में कैसे काम होगा, एक स्ट्रैंड से वो इनकी कोडिंग चुराएगा, फिर वो आगे वो देखोगे, वो बकायदा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मेथड से होता है। इनमें जो 3 की जो सीक्वेंस है उनको कोडॉन बोलते हैं, उससे डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज सफिशिएंट। आपको जितनी ही नॉलेज में दे रहा हूं ऑनलाइन की क्लास में, जितना मुझे लगता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरत है। बाकी क्लासेस में हम बात कर लेंगे, जब नॉर्मली क्लास में लेक्चर कंटेंट होगा तो वहां पर बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफी अच्छे से चीजों को सीख लिया है।